हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आज हम लोग बात करेंगे बूस्टर पॉइंट्स के बारे में। आर्यनियस इक्वेशन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में या असर्शन रीजन के फॉर्म में फ्रेम करे जा सकते हैं और जो कि एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछे जाएंगे कि आप मोर ऑफन देन नॉट उनको गलत कर दो। तो हम बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे आर्यनियस इक्वेशन, सिर्फ इन बूस्टर पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे कि कैसे ये फ्रेम होते हैं और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये कथन सही है कि नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है अपन का कि फॉर डिफरेंट रिएक्शन इन सेम टेम्परेचर चेंज, ठीक है, मोर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब मोर वैल्यू, जितनी ज़्यादा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा के की वैल्यू होगी। ये स्टेटमेंट उसने दिया। अभी तो मैं बता रहा हूँ ये सही है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में पता करना होगा। तो कैसे पता करोगे कि ये भाई सही है कि नहीं है? तो मैं वही आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में दिखाता हूँ। आप क्या लोगे, दो अलग अलग केमिकल रिएक्शन ले लोगे। एक आपने क्या ले ली, ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, और दूसरी ले ली बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्वियसली अलग अलग ही होगी, ठीक है। एक की 80 किलो जूल पर मोल बोल दी, दूसरे की मैंने 60 किलो जूल पर मोल बोल दी। ऐसे ही रैंडम डेटा ले लिया, ठीक है। आपको देखना है ना कि किसकी अगर लेस एक्टिवेशन एनर्जी है तो उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है कि कम आ रही है, ठीक है। अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखो, कंपैरिजन करना है तो दोनों रिएक्शन की आपकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होनी चाहिए, तभी तो आप कंपैरिजन करोगे कि किसकी ज़्यादा किसकी कम, तो उससे फर्दर रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपको दोनों रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अलग अलग लेनी होगी, ठीक है। अब आपने क्या करा, सेम टेम्परेचर चेंज करा। सेम टेम्परेचर चेंज मतलब आपको इनिशियल टेम्परेचर भी सेम लेना है, फाइनल टेम्परेचर भी सेम लेना है। यानी कि दोनों ही केस में सपोज हमने 300 केल्विन लिया T1 और 310 केल्विन ले दिया T2, यानी कि 300 केल्विन से चेंज करके 310 केल्विन पे हम टेम्परेचर को ले गए। आपको ऐसा नहीं करना है कि 300 से 310 केल्विन ले गए, एक बार 600 से 610 केल्विन ले गए, ठीक है। दोनों ही केसेस में अब 10 केल्विन टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, लेकिन सेम टेम्परेचर चेंज का मतलब ये है कि आपको इनिशियल टेम्परेचर भी वही लेना है और फाइनल टेम्परेचर भी वही लेना है, ठीक है। गॉट इट। तो मतलब अब आपका क्या हो गया, आपने सेम टेम्परेचर चेंज कर दिया, दो अलग अलग रिएक्शन ले ली, एक दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। ऑब्वियसली टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। हमें आर्यनियस इक्वेशन यानी कि K = A e⁻⁻ से पता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा K की वैल्यू बढ़ेगी। तो दोनों ही केसेस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। इस बार हमने K2/K1 को पहली रिएक्शन के लिए बोल दिया X, दूसरी रिएक्शन के लिए K2/K1 को बोल दिया Y, ठीक है। तो अब हमें पता लगाना है कि किस केस में आपके K की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी कि जिस भी केस में आपका रेशियो ज़्यादा आ गया, K2/K1 का रेशियो जिस भी केस में ज़्यादा आ गया, उस केस में हम कह सकते हैं कि उस केस में आपकी K की वैल्यू ज़्यादा हो गई बेसिकली, ठीक है। तो हमें बस रेशियो पता करना है कि रेशियो कौन सा ज़्यादा आने वाला है, यानी कि X बढ़ाएगा कि Y बढ़ाएगा। हम ये बात पता है कि अगर अलग अलग टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट का वेरिएशन देखना है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो वो कैसे देंगे आप, ln K2/K1 = EA/R, और इन ब्रैकेट के अंदर 1/T1 - 1/T2। T1 T2 भाई दोनों रिएक्शन के लिए सेम है। T1 आपका 310 केल्विन है, T2 आपका 310 केल्विन है। तो T1 T2 क्योंकि सेम है, और एक केमिस्ट्री में नारा ध्यान रख लो, दिमाग में सेट कर लो कि कॉमन चीज़ें जवाब नहीं देती हैं। अब आपको कंपेरिजन करना है ना दोनों का, तो ये तो भाई कॉमन हो गया, तो कॉमन चीज़ें जवाब नहीं देंगी। ऐसे ही R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कॉमन ही है भाई। जब यूनिवर्सली कांस्टेंट है तो दोनों रिएक्शन के लिए भी कांस्टेंट है, तो आपका R भी आपका कांस्टेंट है और कॉमन है, और कॉमन चीज़ें जवाब अगेन नहीं देंगी। यानी कि ln K2/K1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एक्टिवेशन एनर्जी के, मतलब जिस केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसके K2/K1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी पहली केमिकल रिएक्शन की है, क्योंकि 80 किलो जूल पर मोल ऑब्वियसली 60 से बड़ा होता है। तो अगर पहला केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, यानी कि उसका K2/K1 की वैल्यू ज़्यादा, मतलब X आपका ग्रेटर देन Y, मतलब पहली केमिकल रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी उसका आपका सेम टेम्परेचर चेंज करने पे रेट कांस्टेंट आपका ज़्यादा बढ़ गया। रेट कांस्टेंट आपका ज़्यादा बढ़ गया मतलब क्या कह रहा था कि ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, मोर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जिस केस में होगी उसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, मोर वैल्यू आएगी रेट कांस्टेंट की। और जैसा हमने स्टेटमेंट में देखा वही हमारा कंक्लूजन भी आया, यानी कि ये प्रूव हो गया कि जो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा है वो बिल्कुल सही है। कैसे भाई, अलग अलग रिएक्शन ली बिल्कुल, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग थी, सेम टेम्परेचर चेंज करा, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी उसके रेट कांस्टेंट
की वैल्यू में ज़्यादा चेंज आया, बिल्कुल आया, क्योंकि रेशियो आपका हम कह सकते हैं कि पहले केस में जो रेट कांस्टेंट का रेशियो है वो ज़्यादा आया दूसरी रिएक्शन के कंपैरिजन में। तो हमारा स्टेटमेंट एकदम सही हो गया। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट को पता लगा सकते हैं कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये रैंक डिफाइनिंग क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है। मैं एक और स्टेटमेंट लेता हूँ। अब क्या कह रहा है कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन के इज मोर सेंसिटिव इन लो टेम्परेचर रेंज। अब अगेन मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट सही है, लेकिन हम भाई एग्जामिनेशन में प्रूव कैसे करेंगे, रट थोड़ी लेंगे भाई सारे स्टेटमेंट, रटना है भी नहीं ना रट के जाने हैं, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर रिएक्शन लो, स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलो। भाई ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, इस रिएक्शन की ऑब्वियसली कोई एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि के कब ज़्यादा सेंसिटिव है, लो टेम्परेचर रेंज पे ज़्यादा सेंसिटिव है कि हाई टेम्परेचर रेंज पे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आपको चेंज करना है टेम्परेचर का, ठीक है। एक बार लोअर टेम्परेचर से चेंज करना है और हायर टेम्परेचर से चेंज करना है एक बार, ठीक है। तो आपने सपोज दो अलग अलग टेम्परेचर लिए, एक लोअर टेम्परेचर एक हायर टेम्परेचर, एक 300 केल्विन लिया पहले और एक बार 500 केल्विन लिया। दोनों ही केस में आपने 10-10 केल्विन का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब लोअर टेम्परेचर लोगे और हायर टेम्परेचर लोगे, दोनों पे ही आपको सेम अमाउंट का टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना होगा। अगर आप अलग अलग अमाउंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो भाई आप के की सेंसिटिविटी बता ही नहीं पाओगे। के की सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, इस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन आप इतनी बात समझो कि अगर आप अलग अलग टेम्परेचर का चेंज कर दोगे लोअर टेम्परेचर पे और हायर टेम्परेचर पे, तो आप इस वेरिएशन को नहीं समझ पाओगे कि किसमें के ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। तो आपने अगर 300 केल्विन से 310 केल्विन कर दिया, ठीक है, मतलब आपने 10 केल्विन का बढ़ा दिया लोअर टेम्परेचर पे, और 500 केल्विन पे आपने बढ़ा दिया 10 केल्विन, यानी कि 510 केल्विन हो गया। तो इस केस में आपका के अगेन रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, यानी कि K2/K1 इस बार भी बोल दिया x, इसके लिए K2/K1 बोल दिया y, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट तो बढ़ेगा ही। अब अगेन हम क्या कह सकते हैं, ln K2/K1 इक्वल टू EA/R, और इनर ब्रैकेट के अंदर 1/T1 माइनस 1/T2। इस बार आपका T1 और T2 की वैल्यू क्या दोनों ही केसेस में सेम है, नहीं है। T1 300 केल्विन है, T2 आपका 310 केल्विन है पहले केस में, और दूसरे केस में T1 500 केल्विन है और T2 510 केल्विन है। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या T2 माइनस T1 की वैल्यू सेम है, बिल्कुल। T2 माइनस T1 आपका क्या है 10 केल्विन है दोनों ही केसेस में। तो आप इनर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2, और T2 माइनस T1 की वैल्यू दोनों ही केस में 10 केल्विन है, यानी कि कॉमन है, और कॉमन चीज़ें जवाब नहीं देती। एक ही रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कांस्टेंट है, यानी कि कॉमन है, और आपकी R आपका अगेन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो E/R भी कांस्टेंट, T2 माइनस T1 भी कांस्टेंट, दोनों ही चीज़ें कॉमन चीज़ें जवाब नहीं देंगी। मतलब ln K2/K1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया 1/T1 T2 के, यानी कि जिसके T1 T2 की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके K2/K1 की वैल्यू कम होगी। और T1 T2 की वैल्यू ज़्यादा किसकी है, 500 इंटू 510, भाई ज़्यादा ही होगा 300 इंटू 310 से। तो T1 T2 दूसरे केस के लिए ज़्यादा, तो K1 K2 दूसरे केस के लिए कम, यानी कि y छोटा आएगा आपका x से। या दूसरे तरीके से बोलो, अगर आपको K2/K1 की वैल्यू चाहिए ज़्यादा, तो 1/T1 T2 की वैल्यू होनी चाहिए ज़्यादा, यानी कि T1 T2 की वैल्यू होनी चाहिए कम, और T1 T2 की वैल्यू कम पहले केस में, तो यानी कि x आपका ग्रेटर देन y हो जाएगा। दोनों ही तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। अब आपको के की भाई सेंसिटिविटी भैया एक बार आप अच्छे से बता दो कि के मोर सेंसिटिव लोअर सेंसिटिव का क्या मतलब है। तो इसको मैं बहुत ही बढ़िया एनालॉजी से समझाता हूँ कि सपोज आपने सेम फोर्स क्या कह रहा हूँ मैं, इसको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, इमेजिन करो आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आती है नहीं आती है वो बात एक अलग है, लेकिन आप सपोज इमेजिन करो आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। गेम में तो चलाई होगी, कभी मॉल वॉल गए होगे, ठीक है, वो गाड़ी वाले गेम होते हैं वहाँ तो चलाई होगी, ठीक है। तो इमेजिन करो गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। अब गाड़ी में क्या होता है, एक्सीलेटर होता है, ठीक है। दो अलग अलग गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। एक बार आप चला रहे हो मारुति, एक बार आप चला रहे हो वही BMW, ठीक है। पहले वाली हो गई मारुति, दूसरी वाली हो गई BMW, ठीक है। आपने दोनों ही केस में आपने सेम फोर्स लगाया एक्सीलेटर पे, ठीक है, आपने सेम फोर्स लगाया एक्सीलेटर पे, ठीक है। अब भाई मारुति में क्या हो गई, आपने जितना फोर्स लगाया मारुति में वो स्पीड बढ़ गई 0 से लेके 70 तक उतने ही फोर्स में, लेकिन क्योंकि BMW है भाई, BMW तो शानदार गाड़ी है, उतने ही फोर्स में 0 से स्पीड पहुंच गई 90 पे, ठीक है। आपका 0 से स्पीड पहुंच गई 90 पे,
उतने ही फोर्स पे। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपका स्पीडोमीटर है, यानी कि स्पीड आपकी किस केस में ज़्यादा बढ़ी। ऑब्वियसली BMW में आपकी उतने ही फोर्स पे स्पीड ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि नीडल का ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। किस में? आपका भाई 0 से 70 तक ही पहुंची आपका मारुति में, और आपकी BMW में 0 से 90 तक पहुंच गया, यानी कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस केस में हुआ? नीडल का आपका दूसरे केस में, यानी कि आपका BMW में हुआ नीडल का ज़्यादा डिफ्लेक्शन। तो आपका भाई सेम फोर्स लगाने पे एक बार नीडल का हुआ कम डिफ्लेक्शन और एक बार हुआ नीडल का ज़्यादा डिफ्लेक्शन। तो नीडल सेंसिटिव किस में ज़्यादा है? तो नीडल आपका जिसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया उसमें ज़्यादा सेंसिटिव है। कि मतलब आपने सेम फोर्स लगाया आपने एक्सीलेटर पे, और एक बार नीडल तो भाई ज़्यादा घूम गई, एक बार तो कम घूमी, और एक बार नीडल आपकी बहुत ज़्यादा घूम गई। ठीक है, और जिसमें ज़्यादा घूम गई मतलब नीडल आपकी ज़्यादा सेंसिटिव है ना, नीडल ज़्यादा हिल डुल सकती है आसानी से। नीडल ज़्यादा ऐसे एनालॉजी के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे समझ लो कि नीडल ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब नीडल पतली सी है, एकदम मस्त पतली दुबली सी है, नीडल ज़्यादा घूम जाएगी। लेकिन आपने उतनी ही फोर्स लगाई। अब भाई मारुति की नीडल आपकी एकदम ढीठ सी है, मोटी मोटी सी है एकदम, ठीक है, तो आपका उतना ज़्यादा नहीं घूम पाएगी, 70 तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन BMW तो मस्त शानदार महंगी गाड़ी, तो उसकी नीडल एकदम मस्त पतली सी, तो उतने ही फोर्स एक्सीलेटर पे लगाने पे नीडल ज़्यादा घूम जाएगी। और ज़्यादा घूम जाएगी मतलब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतने ही फोर्स लगाने पे मतलब नीडल आपकी ज़्यादा सेंसिटिव है। बात समझ में आई कि सेम फोर्स एक्सीलेटर पे लगाया तो जिस केस में नीडल ज़्यादा घूमी मतलब ज़्यादा डिफ्लेक्शन मतलब नीडल ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, या फिर स्पीडोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है, आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि स्पीड ही तो है। नीडल आपको क्या इंडिकेट कर रही है? स्पीड ही इंडिकेट कर रही है, मतलब स्पीड ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि भाई सेंसिटिव गाड़ी है। ठीक है, सेंसिटिव गाड़ी क्यों? क्योंकि आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे तो आपकी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, तो आपको बात समझना ठीक से चलानी पड़ेगी। ऐसे हर कोई नहीं चला सकता BMW। ठीक है, ऐसे ही एनालॉजी के लिए कहानी बना रहा हूँ। बात समझ में आई। अब इसको अपनी यहाँ से रिलेट करते हैं। हमने क्या करा, एक बार लोअर टेम्परेचर लिया 300 केल्विन, एक बार हायर टेम्परेचर लिया 500 केल्विन। दोनों ही केसेस में हमने क्या करा, सेम टेम्परेचर चेंज करा। अब समझ में आया होगा सेम टेम्परेचर चेंज क्यों करा। हमने दोनों ही केस में 10-10 केल्विन बढ़ा दिया, एक में 300 से 310 केल्विन कर दिया, दूसरे में 500 से 510 केल्विन कर दिया। ठीक है, अब भाई ये तो अपनी थी मारुति, ये तो थी अपनी मारुति, और ये अपनी थी BMW। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, जब आपने 300 से 310 केल्विन कर दिया तो आपका ये स्पीडोमीटर क्या है। अब स्पीडोमीटर आपका क्या है, रेट। आपका स्पीड क्या होती है, रेट होती है, रेट क्या होती है, स्पीड होती है, एक ही बात होती है। तो आपका रेट कांस्टेंट क्या इंडिकेट करेगा, आपको स्पीड को बताएगा। यानी कि स्पीडोमीटर यहाँ पे नीडल किस चीज़ को इंडिकेट करेगी, आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू या रेट्स को बताएगी, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, ठीक है, आपका रेट को बताएगी, और जितनी ज़्यादा आपकी रेट की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो हम बात समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो आपका जब आपने 300 से 310 केल्विन आपने टेम्परेचर करा तो आपका क्या रेट कांस्टेंट में ज़्यादा अंतर आ गया, आपका रेट कांस्टेंट ज़्यादा बढ़ गया। ये आया था, हमने प्रूव करा था अभी कि 300 से 310 केल्विन अगर हम टेम्परेचर कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। 500 से 510 केल्विन करने पे भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जो ज़्यादा चेंज आएगा वो आपका पहले वाले केस में आएगा। तो यही तो मतलब हुआ कि आपने जब 300 से 310 केल्विन चेंज करा, यानी कि 10 केल्विन ही आपने 10 केल्विन ही आपने टेम्परेचर चेंज करा। लेकिन जो लोअर टेम्परेचर है अगर आपने उस पर 10 केल्विन चेंज करा तो आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी मतलब रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी। और रेट ज़्यादा क्यों बढ़ी, क्योंकि रेट कांस्टेंट ज़्यादा बढ़ गया। बात समझ में आई। ठीक, यानी कि लोअर टेम्परेचर चेंज करने पे आपका क्या, आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ी मतलब रेट ज़्यादा बढ़ी, रेट ज़्यादा बढ़ी मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ी यानी कि नीडल आपकी क्या करी, ज़्यादा घूमी, और नीडल ज़्यादा घूमी मतलब मोर डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि आपकी जो नीडल है वो मोर सेंसिटिव है। नीडल किसको दर्शा रही है, नीडल आपकी रेट को दर्शा रही है, स्पीड को दर्शा रही है। ठीक है, तो रेट आपकी ज़्यादा बढ़ी यानी कि रेट मोर सेंसिटिव है, यानी कि आपका रेट कांस्टेंट यानी कि के ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आपका यही तो था कि लोअर टेम्परेचर रेंज पे के ज़्यादा सेंसिटिव होगा। के ज़्यादा सेंसिटिव का क्या मतलब है कि आपने लोअर टेम्परेचर पे भी 10 केल्विन का चेंज करा, आपने हायर टेम्परेचर पे भी 10 केल्विन का चेंज करा, लेकिन जिस में आपका
के की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने दोनों की केस में 10 केल्विन का टेम्परेचर चेंज करा, लेकिन जिसमें के की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, एक में सपोज डबल हो गई, दूसरे में सपोज ट्रिपल हो गई, ठीक है। तो अगर आपका लोअर टेम्परेचर पे 10 केल्विन का चेंज करने पे के की वैल्यू डबल हो रही है, और आपका हायर टेम्परेचर, या ऐसे समझो उल्टा कह रहा हूँ, आप नहीं सपोज लोअर टेम्परेचर पे 10 केल्विन का चेंज करने पे के की वैल्यू आपकी ट्रिपल हो गई, और हायर टेम्परेचर पे 10 केल्विन का चेंज करने पे के की वैल्यू डबल हो गई। मतलब के ज़्यादा सेंसिटिव किस केस में है? आपका पहले केस में, यानी कि लोअर टेम्परेचर पे 10 ही केल्विन का टेम्परेचर चेंज करा, लेकिन के 3 गुना हो गया, और हायर टेम्परेचर पे 10 केल्विन का चेंज करा तो के खाली डबल ही हो पाया। मतलब के ज़्यादा सेंसिटिव है लोअर टेम्परेचर रेंज में। आई होप आपको अब तो ये बात क्लैरिटी से समझ में आ गई होगी कि के मोर सेंसिटिव का क्या मतलब है, हाई सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव या लेस सेंसिटिव का क्या मतलब है, लो टेम्परेचर रेंज का भी मतलब समझ में आ गया होगा, हाई टेम्परेचर रेंज का भी मतलब समझ में आ गया होगा। तो भाई हमने बात प्रूव कर ली कि पर्टिकुलर रिएक्शन हमने ली, ठीक है, लोअर टेम्परेचर रेंज कर ली, और उसमें के की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई तो के मोर सेंसिटिव है। मतलब जो पढ़ा, जो समझा, जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, वो एकदम सही है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट को आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, और उसको फिर प्रूव करना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। 2 स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे दिखाए, ये दोनों ही स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और फ्यूचर में रिपीट भी हो सकते हैं। हालांकि कोई और स्टेटमेंट भी वो बना सकता है, तो आपको डेरिवेशन करके कंक्लूजन पे पहुँचना आना चाहिए। इन स्टेटमेंट को फिर बता रहा हूँ, रटना बिल्कुल भी नहीं है, इनको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक बार दोबारा खुद से बना के देखिएगा, इनको डिराइव करने की सोचिएगा, और फिर आप एक बार आपको आ जाएगा, क्लिक आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इसको फिर आसानी से एग्ज़ाम में टैकल कर लेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मेहनत करते रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।